हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था 12 जून 2022 को। उसके शिफ्ट फर्स्ट के सारे क्वेश्चन है ये। सीबीटी 2 का एग्ज़ाम है ये। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैथ के सारे क्वेश्चन हैं ये। तो पहला क्वेश्चन है, यदि 6y² माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है तो जो इक्वेशन है उसके दोनों मूलों का गुणनफल क्या होगा। यानी एक समीकरण दे रखा है 6y² माइनस 13y प्लस 6 बराबर 0। तो इसके जो दोनों मूल हैं उनका गुणनफल पूछा है। तो हमें पता है मूलों का जो गुणनफल होता है यानी अल्फा बीटा होता है। मूलों का गुणनफल क्या होता है आपका सी बाई ए। और अगर आपसे पूछता कि मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस मूल क्या मानते हैं हम, अल्फा और बीटा को। ये हाई स्कूल में चैप्टर है। तो मूलों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है। तो यहाँ पे गुणनफल पूछा है यानी अल्फा इंटू बीटा पूछा है, तो ये होगा सी बाई ए। तो सी बाई ए क्या है, तो ये जो समीकरण है ना, इसको जो मानक व्यापक जो समीकरण है उससे तुलना की जाती है। तो व्यापक समीकरण हम क्या बोलते हैं, ए एक्स स्क्वायर यानी ए वाई स्क्वायर। यहाँ पे वाई की टर्म में है तो वाई मान लेते हैं। यानी व्यापक जो समीकरण होता है वो होता है ए वाई स्क्वायर, द्विघात समीकरण है ना ये। तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण का एक व्यापक समीकरण है। ठीक है, ये व्यापक समीकरण है, इसी से तुलना की जाएगी। तो देखो जो वाई स्क्वायर है इसका जो गुणांक है वो ए है। तो यानी ए की जगह क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। देखो वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे समीकरण में 6 है। यानी ए की वैल्यू क्या आ गई 6। अच्छा, जो वाई है इसका गुणांक क्या है बी है। तो यहाँ पे वाई है, इसका गुणांक क्या होगा 13, 13 नहीं -13। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस बी है तो ये -13 होगा। यानी बी की जो वैल्यू है वो क्या होगी -13। और सी ये अचर राशि होती है, तो सी क्या है यहाँ पे अचर 6 है। यानी सी की वैल्यू क्या है +6 या 6। तो ए की इस समीकरण में द्विघात जो ये समीकरण दे रखा है 6y² माइनस 13y प्लस 6 बराबर 0, इसमें ए का मान कितना आ गया 6, बी का मान -13, सी का मान कितना आ गया 6। लेकिन पूछा क्या है आपसे मूलों का गुणनफल। तो जो मूलों का गुणनफल है उसे हम अल्फा इंटू बीटा दिखाते हैं। तो मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए यानी सी बटे ए। तो सी का मान कितना है, तो यहाँ पे मूलों का जो गुणनफल है वो हो जाएगा सी बाई ए। तो यहाँ पे सी का मान कितना निकाला हमने 6, और ए का मान कितना निकाला वो भी निकाला 6। तो 6/6 आएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 1। यानी कह सकते हो इस समीकरण में मूलों का गुणनफल क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर मूलों का योगफल पूछता तो क्या होता, अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ये फॉर्मूला होता है। तो बी की वैल्यू कितनी आई है -13 आई है। तो -13 है और पहले से ही माइनस बी है, तो कितना होता 13। और ये माइनस से माइनस प्लस हो जाता, और ये ए की वैल्यू कितनी है 6, यानी 13/6 आता मूलों का योगफल। तो आपको याद रखना है द्विघात समीकरण में मूलों का जो गुणनफल होता है यानी अल्फा इंटू बीटा होता है वो होता है सी बाई ए। और अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए। और इसको फाइंड कैसे करते हैं ए बी सी को, तो व्यापक जो समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, अगर वाई टर्म में दे रखा है तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कर लेंगे। इसी से तुलना करोगे तो ए और बी और सी तीनों की वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी। फिर उसको आप इस फॉर्मूले में रख दोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हाई स्कूल का है। ये हाई स्कूल में पहला या दूसरा चैप्टर है द्विघात समीकरण, उसी में दे रखा है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 61,600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो गोले का जो आयतन है वो घन मीटर में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है वर्ग सेंटीमीटर में दे रखा है क्षेत्रफल, और आयतन पूछा है मीटर में। ठीक है, तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इस जिसे हम ए से दिखाएंगे, ये होता है 4πr²। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखा है 61,600 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे 61,600 बटे में 4, ये हो जाएगा पाई। तो पाई का मान होता है 22/7, तो यहीं पे रख लेते हैं हम। इंटू 22 बटे में 7 करोगे ये ऊपर चला जाएगा, इतना तो पता होगा। तो यहाँ पे हम काटेंगे 11 से 2 बार में, 11 दूना 22, ये 11×5 = 55, और फिर 6, 11×6 = 6, ये 5600 आ जाएगा। तो 4 दूना 8 होगा, और फिर 8 सत्ते कितना होगा 56, तो ये 700 आ जाएगा। 700 में 700 से गुणा करोगे, 700 में 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 4900। तो आर स्क्वायर का मान 4900 आ गया, तो आर का मान कितना आएगा 70। यानी जो आर की वैल्यू है, जो रेडियस है किसी गोले का, वो जो त्रिज्या है वो है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 70 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो आयतन पूछा है, तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला यहीं पे निकाल लेते हैं हम। किसी गोले का आयतन होता है 4/3,
3 पाई आर क्यूब। तो जो आयतन है वो होगा 4/3, पाई का मान है 22/7, आर क्यूब, आर जो है रेडियस है 70, तो 70 का क्यूब हो जाएगा। ये हमने लिख लिया। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे 7 से, ये 10 बार में जाएगा, और 3 से तो डिवाइड कुछ होने लायक है नहीं यहाँ पे, तो बाकी सब ऊपर गुणा हो जाएगा। तो 22 चौक कितना होगा, ये आयतन हो जाएगा 22 चौक हो जाएगा ये 88, और 10 से गुणा होगा तो ये एक जीरो लग जाएगा। बाकी इंटू 7 से 70 में 17 गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4900 अपॉन में 3। तो 88 में 49 से हम गुणा करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 49, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 और 7 79, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 3 35। तो ये आ गया 2, 1, 7 5 12, 12 और एक 13, 3 और एक 4 यानी 4312। ये आ गया 4312। जीरो कितने हैं, 2 जीरो इसमें, एक जीरो इसमें, तो यहाँ पे 3 जीरो हो गए, बटे में कितना हो गया 3। तो ये जो आयतन आया है ये आया है आपका किस में, घन सेंटीमीटर में, क्योंकि जो क्षेत्रफल था वो किस में था, वर्ग सेंटीमीटर में था। तो आयतन भी सेंटीमीटर में आएगा, तो घन सेंटीमीटर में आया है। लेकिन हमें करना क्या है, हमें बदलना है इसको किसमें, मीटर में, क्योंकि यहाँ पे जो आयतन है वो पूछा है किसमें, मीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है तो घन मीटर है, तो यानी ये 100 × 100 × 100 करोगे, एक पे 6 जीरो होगा, एक पे कितना जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो होगा। जब भाग दोगे इसमें तो 3 और 3 6, यानी पॉइंट कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। जब इससे भाग दोगे तो पॉइंट इसमें यहाँ पे लगेगा, यानी 4.312/3, यानी जो आयतन आएगा वो आएगा 4.312/3 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा, 4.312/3 घन सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है सवाल, त्रिकोणमिति का है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये अगर यदि कड़ी में 3 tan 2 थीटा - 3 = 0, तब tan थीटा सेक थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, जहां पर जो थीटा जो है 0 और 90 के बीच का एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पता करनी है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो दे रखा है उसको उतार लेते हैं। कड़ी में 3 tan, कड़ी में 3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो 75 करेंगे इसका हम, tan 2 थीटा बराबर, tan स्क्वायर नहीं है ये, tan 2 थीटा बराबर हो जाएगा, ये 3 इधर जाएगा बटे में कड़ी में 3। ठीक है, तो यहाँ पे कड़ी में 3 से डिवाइड होगा ये, या परिमेकरण करो, कुछ भी करोगे आप, तो ये कितना आएगा, कड़ी में 3 आएगा। तो tan 2 थीटा बराबर कड़ी में 3 आ गया। और कड़ी में 3 जो होता है वो किसका वैल्यू होता है, tan 60 अंश का मान होता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो tan 2 थीटा है ये किसके बराबर है, tan 60 अंश के बराबर है। यानी जो 2 थीटा एंगल है 60 के बराबर है, तो 2 थीटा जब 60 के बराबर है तो थीटा किसके बराबर होगा, 30 के बराबर होगा। यानी जो हमारा एंगल आया वो 30 आ गया। तो यहाँ पे बोला है ये इसकी वैल्यू निकालनी है, tan थीटा सेक थीटा माइनस साइन थीटा। तो थीटा का मान कितना आ गया यहाँ पे, 30 अंश। तो tan थीटा यानी tan 30 अंश का मान कितना होता है, डायरेक्ट पुटअप कर देते हैं वैल्यू, 1/कड़ी में 3। सेक 30 अंश का मान कितना होता है, तो सेक 30 अंश का जो मान होगा वो कॉस 30 का उल्टा होगा। तो कॉस 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, यानी 2/कड़ी में 3। तो जो सेक 30 है उसका होगा 2/कड़ी में 3 माइनस साइन 30, ये साइन थीटा है, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 2/3 माइनस 1/2,
एलसीएम लो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, 3 दूना 6 यानी 2 दूना 4 माइनस 2 तिया 6 3 यानी 1/6 वैल्यू आ जाएगी 1/6 इसकी। तो 1/6 दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा 1/6। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये तो आसान सा क्वेश्चन था त्रिकोणमिति का। अगला क्वेश्चन है सरलीकरण का, देखते हैं। ये 9/15 गुणे 45/81 इंटू 49/6 गुणे 16/17 माइनस 2 ब्रैकेट बंद है ये, फिर 24/5 भागे 16/15। तो इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। तो 16/17 माइनस 2 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 17 आएगा। अच्छा, यहाँ पे ये एक मिसप्रिंट है, 16/17 नहीं है, ठीक है। ये 16 सिर्फ 7 है यहाँ पे। ये 16 क्या है, 7 है सवाल में। ये टाइप करने में गलत हो गया है, तो 16/7 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब एलसीएम लोगे आप तो कितना आएगा, 7 दूना 14 यानी 2/16 में से 14 जाएगा, 2/7 आएगा। यानी ये कह सकते हो 49/6 गुणे 2/7 आएगा, मजला ब्रैकेट बंद हो जाएगा। यहाँ पे इसको आप डिवाइड कर सकते हो 9 से 9 बार में, 15 तिया 45 फिर 3 तिया 9 यानी बाहर आ जाएगा 1/3। और इधर में है 24/5 भागे 16/15, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप डिवाइड कर सकते हो इस वाले ब्रैकेट को, 7 से ये 7 बार में कट जाएगा, ये 2 से 3 बार में कट जाता है। पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने में बचेगा 7/3 यानी बाहर बचा 1/3 इंटू 7/3 गुणे फिर यहाँ पे 24/5, फिर ये भाग है तो इसको गुणा करेंगे तो 15/16 हो जाएगा। ये वाला जो है उल्टा हो जाता है ना। तो फिर इसको डिवाइड कर लो, 5 से ये 3 बार में, 8 दूना 16 और ये 8 से 3 बार में, फिर ये 3 से 1 बार में डिवाइड हो गया। और क्या बचा यहाँ पे, ये 3 बचा, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 1 बार में। तो ऊपर बचेगा सिर्फ 7 और नीचे बचेगा कितना, 2 यानी 7/2 बचा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका ये सही होगा 7/2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा 7/2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वृत्त का सवाल है। तो यहाँ पे दे रखा है, एक क्षेत्र में वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि रेसिंग ट्रैक की बाहरी पर भी नहीं होगा, बाहरी परिधि होगा ये। 1 मिनट देख लेता हूँ मैं सवाल। हाँ, बनाया है बाहरी परिधि। हाँ, बाहरी परिधि है रेसिंग ट्रैक की बाहरी, ये पर भी नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, ये परिधि। बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 33 मीटर है। तो ट्रैक की चौड़ाई क्या होगी, देखो जैसे मान लो ये कोई गोल ट्रैक बना है, ठीक है, ऐसे करके। अब थोड़ा वैसे बन गया, ये कोई गोल ट्रैक है, सेम सा बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये मान लो कोई गोल ट्रैक है और ये इसकी बाहरी परिधि है। एकदम एक्यूरेट तो नहीं बन पाएगी, फिर भी कोशिश अच्छी है। हाँ, ये देखो एकदम गोल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाहरी परिधि जो है, अब देखो सेंटर तो यहाँ पे होगा, हमें पता है, तो सेंटर यहाँ पे होगा, तो बाहर वाली परिधि तो यही है ना। देखो ये बाहर वाली परिधि तो यही है, तो ये जो बाहर वाली परिधि है और ये जो अंदर वाली परिधि है, ठीक है, इसके बीच का जो अंतर है वो 33 मीटर है। तो बाहर वाली परिधि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर जिसे बोलते हैं। अच्छा, बाहरी वाली परिधि को P1 मान लें और अंदर वाली परिधि को क्या मान लेंगे, P2 मान लेंगे, ठीक है। तो P1 जो है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। और अंतर वाली जो परिधि है उसको P2 मान लेते हैं, वो भी क्या होगा 2πr। अब देखो त्रिज्याएं दो हैं, जो अंदर वाली परिधि है उसकी त्रिज्या ये होगी, तो इसको मान लेते हैं R2 क्योंकि इसको हमने P2 माना है अंदर वाली परिधि को। और जो बाहर वाली त्रिज्या है इसको मान लेते हैं R1, क्या मान लेते हैं R1। तो बाहर वाली जो परिधि है उसका फॉर्मूला होगा 2πr1, ठीक है। और छोटी वाली जो परिधि है उसका होगा 2πr2। तो इन दोनों का यानी P1 और P2 यानी इस वाली परिधि का और इस वाली परिधि का अंतर कितना दे रखा है, 33 मीटर। तो यानी
इन दोनों परिधि का अंतर 33 मीटर है, 2πr1 माइनस 2πr2 करेंगे हम यहाँ पे। तो इसमें कॉमन अगर हम लेंगे तो क्या होगा, 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो R1 माइनस R2 जो होगा, ये जो अंतर आया है ये कितना है, 33 मीटर है। ठीक है, तो बोला ट्रैक की चौड़ाई क्या होगी, तो ट्रैक की चौड़ाई पूछा है हमसे। तो ट्रैक की चौड़ाई अगर हमें निकालनी है तो हमें अगर त्रिज्याएं पता चल जाए, यानी ट्रैक की चौड़ाई आप ही बताओ क्या होगी। देखो ये जो है, ये इस सेंटर से लेके यहां तक ये है R1, और इसी सेंटर से लेके यहां तक ये है R2। तो सोचो इसमें से अगर हम सिर्फ इतना माइनस कर दें, ये वाला, ये, तो यही तो आएगा, यानी R1 माइनस R2 पूछा है हमसे। तो R1 माइनस R2 यही है, तो हम निकाल लेंगे R1 माइनस R2 बराबर क्या होगा, 33/2 पाई, पाई का मान होता है 22/7, ऊपर चला जाएगा, 11 से 3, 11 से 2 बार में जाएगा, तो ऊपर कितना बचा, 7×3 = 21, और नीचे बचा 2×2 = 4, यानी 21/4 आएगा, सही बटे में दे रखा है, तो 4×5 = 20, 5 सही 1/4 मीटर आएगा, यानी जो ट्रैक है उसकी जो चौड़ाई है 5 सही 1/4 मीटर है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही होगा, 5 सही 1/4 मीटर। अगला सवाल देख लेते हैं, ये आसान सा छोटा सवाल था बस, सारे सीबीटी 2 में पूछे गए हैं एनटीपीसी में 12 जून को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, ये भी वृत्त का है। तो ये वृत्त का सवाल है, इसमें दे रखा है एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर एक बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित करती हैं, यदि ए एफ 12 सेंटीमीटर है, बी एफ की जो लंबाई है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और सी एफ है उसकी लंबाई है 16 सेंटीमीटर, तो सी डी की लंबाई क्या होगी। तो इसको देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे एक वृत्त है कोई, ठीक है, एक वृत्त की दो जीवाएं हैं। अच्छा, जीवा क्या होती है, जीवा क्या होती है, वृत्त की परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ए बी और सी डी। वृत्त की जो दो दो जीवाएं हैं, मान लो एक जीवा हमने ले ली ए बी और एक ले ली सी डी, ठीक है, बाहर बिंदु एफ पे प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी ये जो जीवा है, ये जीवा है ऐसे कहीं जा रही है बाहर, और मान लो ये एक जीवा है ऐसे, ये भी कहीं जा रही है बाहर, मान लो यहाँ मिल रही है, वैसे देखते हैं इसको। ठीक है, देखो ए, ये वाला बिंदु हो गया ए, और ये वाला बिंदु हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। देखो ए बी और सी डी, ये दो क्या हो गई, जीवाएं, ये बाहर किसी बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी प्रतिच्छेदित करती हैं, उस बिंदु का नाम क्या बोला है इसने, एफ। यहाँ पे जिसको एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस बिंदु का नाम है क्या, एफ। फिर दे रखा है यदि ए एफ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब बात को समझो, देखो ये जो ए है और ये एफ है, ये टोटल जो लंबाई है ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं ए एफ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, बी एफ यानी ये वाली लंबाई बी और एफ यानी ये दूरी, ये जो दूरी है देख पा रहे हो आप, ये दूरी बी एफ दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सवाल में देखो बी एफ की लंबाई 4 सेंटीमीटर, फिर दे रखा है सी एफ की लंबाई 16 सेंटीमीटर, तो सी और एफ यानी टोटल ये दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तो सी एफ की लंबाई है 16 सेंटीमीटर। तो बोला सी डी की लंबाई क्या होगी, तो जो सी और ये जो डी है इसकी लंबाई पूछा है आपसे, ये सी डी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो यहां पे दे रखा है सी डी की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे एक अवधारणा है, अगर आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, अगर मान लो कोई वृत्त है, ठीक है, अगर उसकी दो जीवाएं हैं बाहर किसी बिंदु पे मान लो काट रही हैं, मान लो ये इसी लैंग्वेज समझते हैं, मान लो ए बी है और ये मान लो सी डी है, ठीक है, यही सीन है, बाहर किसी बिंदु मान लो, चलो हमने मान लिया एफ पे ही काट रही हैं, किस पे काट रही हैं, एफ पे काट रही हैं। तो यहाँ पे जो ये जो जीवाएं हैं, जो रेखाएं हैं ए एफ और सी एफ या सी डी या ए बी, इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है ए एफ इंटू बी एफ बराबर सी एफ इंटू डी एफ। ठीक है, कहने का मतलब समझो आप, देखो ए एफ क्या है, ए एफ जो है, ये जो पहली जो जीवा है ए बी, यानी ये जो पूरी लंबाई है ये और बी एफ ये वाली लंबाई, ठीक है, यानी ए एफ इंटू बी एफ, इन दोनों का गुणनफल
कहने का मतलब है जो पहली जो जीवा है वो बाहर जिस बिंदु पर जाके मिलती है वो, और दूसरा उसी जीवा का जो दूसरा वाला भाग है, यानी दूसरा वाला जो कह सकते हो छोर है या सिरा है, उसकी लंबाई यानी ए एफ और बी एफ, यानी इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी ए एफ इंटू बी एफ बराबर होगा सी एफ इंटू डी एफ। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ यहीं पे देख लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सारी वैल्यू दे रखी है। तो जो ए एफ है ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर बी एफ यानी ये वाली लंबाई कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा किसके, सी एफ के और डी एफ के। तो सी एफ यही पूछा है हमसे, ठीक है, इंटू डी एफ यानी ये डी एफ, ये डी एफ, ये वाली लंबाई कितनी दे रखी है, डी एफ की लंबाई कितनी दे रखी है, डी एफ की लंबाई नहीं दे रखी यहाँ पे दे रखी है किसकी लंबाई, सी एफ की लंबाई दे रखी है। सी एफ की लंबाई दे ही रखी है यहाँ पे, हाँ। सी एफ की लंबाई कितनी दे रखी है यहाँ पे, 16 सेंटीमीटर। तो सी एफ की लंबाई दे रखी है, फाइंड हमें सी डी करना है, सॉरी सी डी फाइंड करना है ना, मुझे लगा सी एफ फाइंड करना है, हाँ सी डी फाइंड करना है। तो सी एफ की लंबाई दे रखी है 16 इंटू, अब डी एफ होगा, तो जो डी एफ है इसकी लंबाई क्या है, तो इसकी लंबाई डी एफ की लंबाई यहाँ पे नहीं दे रखी है, तो डी एफ हम फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 से 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, 4 × 3 = 12, यानी जो डी एफ है इसकी जो लंबाई है वो आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब आप देखो ये डी एफ यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गया 3 सेंटीमीटर, और ये सी यानी यहाँ से लेके ये पूरा ये दे रखा था 16, तो जब ये 3 है ये पूरा 16 है, तो ये कितना होगा 13, यानी जो सी डी है वो कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही होगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। दे रखा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 30 से विभाज्य है, तो 30 से विभाज्य वही होगी जो 5 और 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, क्योंकि 5 × 6 होगा, तो 5 से विभाज्य वही होगी जिसके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, तो 0 देखो सब में है। ठीक है, तो 0 सब में है, तो यानी 5 से सारे विभाज्य होंगी। अब 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, और 2 से, या तो आप चेक भी कर सकते हो भाग देके, लेकिन मैं रूल से बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इस थोड़ा आसान पड़ता है। तो 3 से विभाज्य तब होगी जब सबका योगफल क्या होगा, 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4 3 7 5 12 6 18, ये 3 से कटेगा, ये हो सकता है। 5 4 9 6 15, 15 7 22, ये 3 से नहीं कटेगा। 3 2 5 4 9 5 14, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 2 1 3 3 6 4 10, ये भी 3 से नहीं कटेगा, यानी 34 560 ये आपकी 30 से विभाजित होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। ये तो हल्का सा है, अगर आपको ऐसे नहीं पता तो आप 30 से भाग देके बारी बारी देख सकते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, 8वां सवाल है, वह न्यूनतम गान नहीं, इसका मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे। वह न्यूनतम घन संख्या कौन सी है, घन है, गान नहीं है, घन है। ये वह न्यूनतम घन संख्या कौन सी है जो 72 108 और 300 से विभाजित है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें से घन कौन सी है। तो 33 75 तो नहीं लग रहा, 27 और 3 का घन है, और जो 72 108 और 300 से विभाज्य है, तो 72 108 और 300, इसका एलसीएम ले लो आप, यानी इसके एलसीएम से जो विभाजित होगी वो इनसे विभाजित होगी। तो 72 108 और जो 300 है, इसका एलसीएम जब लोगे आप तो कितना आएगा, 2 से 36, 2 पचे 10, 4 54, 300 150, फिर 2 से काटो 18 बार में 27, फिर 75, फिर 2 से डिवाइड करोगे 9, 27, 75, फिर आप 3 से ले लोगे 3 बार में, 9 बार में, 25 बार में, फिर इसको 3 से ले लोगे 1 बार में, 3 बार में, 25 बार में, फिर आएगा ये 3, फिर 5 और 5 2 बार आएगा। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो
इसका जो घन आएगा वो क्या आएगा, 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर, ये घन आएगा, सॉरी ये इसका एलसीएम आएगा। हाँ, तो जो संख्या इनसे विभाजित होगी, तो आप 2 3 5 से देख लो कौन कौन से विभाजित है, क्योंकि 2 3 5 से जो संख्या विभाजित होगी वही इनसे विभाजित होगी। ठीक है, तो इसका जो इसके एलसीएम में 2 3 5 आ रहा है, तो 2 3 5 से देखो कौन कौन से विभाजित होगी। देखो 5 से तो सारी हो जाएंगी ये, ठीक है। 3 से चेक कर लेते हैं, 3 3 6 5 11 7 18, 3 से तो ये भी विभाजित हो रही है, ठीक है। 3 से ये भी विभाजित हो रही है, 4 5 9 ये भी हो रही है, 6 1 7 2 9 ये भी हो रही है। अब 2 से देख लेते हैं, 2 से तो ये हो रही है, ये 2 से नहीं होगी विभाजित। अच्छा, 2 से ये वाली भी हो जाएगी, ये वाली भी। अब इनमें से तीनों में से घन कौन सा है ये देख लो। वह न्यूनतम घन पूछा है ना, सॉरी न्यूनतम घन पूछा है, तो न्यूनतम तो 2700 होगा यार। इन दोनों में हमें चेक करना चाहिए था, हाँ 2700 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। न्यूनतम पूछा मैंने, छोटा से छोटा पूछा है, 2700 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला सवाल है, एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। ठीक है, एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई, चलो यानी जो घन है उसकी भुजा, प्रत्येक किनारे की लंबाई, यानी कहने का मतलब ये है कि भुजा दे रखा है 2.6 सेंटीमीटर, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6a² यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो सेंटीमीटर में है ना, तो 6 गुणे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 2.6 गुणे 2.6, तो यहाँ पे क्या होगा, 26 का वर्ग कितना होता है, 676, तो 6.76 गुणे 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4056। ठीक है, तो 4056 आ जाएगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही होगा, 4056। अगला सवाल देख लेते हैं। देखो अगला सवाल है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर x% प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्षों में 22,494 हो जाती है। यदि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर x+4% होती तो 7 वर्षों के बाद दी गई धनराशि 25,970 हो जाती, तो निवेश की गई धनराशि क्या होगी। तो बोल रहा है कोई धन है, मान लो यहाँ पे, ये मान लो कोई धन है, इसको हमने x% की रेट लगाई, तो 7 साल तक हमने इसको छोड़ा। ठीक है, तो हमें पैसे मिले कितने, 22,000, सॉरी 22,400 है, 900 नहीं है, 22,494 रुपये। फिर बोल रहा है कि इसी धन पे अगर हमने ब्याज जो है x% ना लगा के कितनी लगा दी होती, x+4% लगा दी होती। ठीक है, x+4% लगा दी होती और 7 साल के लिए इसको भी छोड़ दिया होता, तो अब पैसे हमें 22,494 ना मिलके कितने मिलते, 25,970 रुपये मिलते, 25,970 रुपये मिलते। ये सारा खेल हो रहा है किसका, साधारण ब्याज का, यानी सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, तो साधारण ब्याज पे सारा खेल हो रहा है। तो आप देखो ब्याज x% थी, 7 वर्षों के लिए छोड़ा गया तो इतना पैसा मिला मिश्रधन जो भी है। 4% अगर ब्याज की रेट बढ़ा दी गई तो 7 वर्ष बाद इतना मिला, तो 4% बढ़ा दिया गया तो 7 साल में कुल कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिला होगा, तो 1 साल में 4% बढ़ा तो 7 साल में 7 चौको 28%, यानी 28% एक्स्ट्रा मिला। ठीक है, तो 28% एक्स्ट्रा मिल रहा है पैसा। तो बोल रहा है निवेश की गई धनराशि कितनी होगी, यानी ये जो निवेश की गई धनराशि है ये कितनी होगी। ठीक है, तो x% के हिसाब से ये पैसा मिला था 22,494, 4% बढ़ा दिया तो अब 28% एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, यानी इन दोनों का अंतर जो आएगा वो कितने के बराबर होगा, 28% के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सवाल में देख पा रहा हूँ ये जो 22,970 लिखा है ना मैंने, ये भाई गलत लिख गया है, 22,917 है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गलती टाइप हो गया है, इसके लिए भाई माफ़ी चाहते हैं। ये सॉरी 22,917 कर रहा हूँ, 25,917 है। ठीक है, ये 25,917 है, 970 नहीं है,
917 है। तो देखो, कोई धन था, ठीक है, एक्स परसेंट के लिए साधारण ब्याज पे छोड़ा गया, 7 वर्षों में इतना मिलता है हमें, ठीक है। उसी धन को अगर एक्स परसेंट ना देके 4% एक्स्ट्रा पे करें, उसी 7 साल में वो धन इतना मिलता है। तो साधारण ब्याज है, 1 साल में 4% एक्स्ट्रा ठोका हमने, तो 7 साल में कितना एक्स्ट्रा मिला होगा? 28%। तो 28% एक्स्ट्रा मिला होगा, तो कुल मिश्रधन इतना मिला, और 28% कम पे मिश्रधन ये था, यानी इन दोनों का जो अंतर है वो कितने के बराबर है? 28% के बराबर है। तो जो मूलधन होगा, जो हमारा मूलधन था, वो अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो 28% का निकाल लेंगे, इसका डिफरेंस है, तो 100% कितना होगा वो पता चल जाएगा। तो 25,917 में से 22,494 को माइनस करेंगे, तो 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 3। 11 में से 2, और ये 8 में से 4 गया, ठीक है। तो 5 में से 2 गया, 3। ये पैसा कितने के बराबर आ गया? 28% के बराबर आ गया। तो हमें निकालना कितना है? हमें निकालना है मूलधन, जो कि कितना है? 100%। तो 3423 गुणे 100, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, तो 7 से कटेगा, 7 चौक 28 है। हाँ, 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, ये 7 चौक 28 और 6 62, 7 अट्ठे 56, 6 63, 7 नम 63, ठीक है। तो 489 इंटू 100, 489 इंटू 100 बटे में 4, ये आएगा आपका। तो इसको फिर सॉल्व करेंगे हम। इसको इसे सॉल्व डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये 122.25, 122.25 में अगर हम 100 से गुणा करें तो कितना आएगा? 122.25, यानी जो टोटल मूलधन था वो कितना था? 12,225। मूलधन जो था कितना था? 12,225, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही होगा, 12,225, ठीक है। वो थोड़ा सा वहाँ पे टाइपिंग में मिस प्रिंट हो गया था, ये 25,970 लिख दिया था हमने, जबकि 25,917 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 90 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है कि 4:1 है। कितना है? 4:1। फिर 90 लीटर के एक अन्य मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 3:2 है। दोनों मिश्रण में दूध की मात्राओं के बीच का धनात्मक अंतर बताओ। देखो, दो मिश्रण है, मान लो 2 बर्तन है ये, इसमें भी 90 लीटर है, इसमें भी 90 लीटर है। इसमें दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, इसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, ठीक है। तो बोल रहा है दोनों मिश्रणों में दूध की मात्राओं का अनुपात बताओ। दूध कितना है इसमें? दूध है 4, टोटल है 5 इंटू 90। इसमें दूध कितना है? 3 बटे में 5 इंटू 90। तो बीच का अंतर निकालना है इनका। तो 5 से इसको डिवाइड करोगे, 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, ये भी 18 बार में जाएगा। तो ये होगा 18 चौक 72, और ये होगा 18 तिया 54। अंतर कितने का आ जाएगा? तो 12 में से 4 जाएगा 8, 6 में से 5 जाएगा 1, यानी 18 लीटर का अंतर आ जाएगा। दोनों जो मिश्रण है उनमें दूध का अंतर कितना है? 18 लीटर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका, ये सही होगा। अगला सवाल देखते हैं, छोटा सा ही सवाल था ये भी। दे रहा है सुधीर आरव से 4.5 गुना दक्ष है, यदि वह एक साथ कार्य करते हैं तो वह एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आरव अकेले इस कार्य को करने में कितने दिन लेगा? देखो, यहाँ पे एक सुधीर है और ये आरव है, ठीक है। सुधीर जो है आरव से 5.5 गुना दक्ष है, सुधीर दक्ष है आरव से। अगर आरव एक ही स्पीड से काम करता है तो ये करेगा 4.5 की स्पीड से काम, ठीक है। तो बोल रहा दोनों एक साथ काम करते हैं, तो एक कार्य को पूरा करने में 8 दिन लेते हैं। कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आरव अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? दोनों मिलकर करते हैं तो 8 दिन लेते हैं। तो आरव इस काम को कितने दिनों में कर लेगा? फॉर्मूला होता है E1 D1 बराबर E2
D2। ई क्या है? एफिशिएंसी यानी दक्षता। D1 मतलब दिन। तो पहले की दक्षता पहले का दिन, दूसरे की दक्षता दूसरे का दिन। तो पहले की दक्षता में दोनों की दक्षता ले लेते हैं हम। तो 4.5 और देखो दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो 4.5 की स्पीड से और 1 की स्पीड से, यानी 5.5 की स्पीड से काम होगा। टाइम कितना लग रहा है? 8 दिन। फिर बोल रहा है आरव। आरव करेगा, देखो आरव के लिए पूछा है ना, इस कार्य को आरव कितने दिन, आरव की दक्षता कितनी है? 1 है। तो E2 का मान मान लेते हैं आरव है, तो 1 की स्पीड से करेगा तो कितना दिन लगेगा, यही पूछा है हमसे। तो D2 का मान क्या होगा? 1 से इधर भाग जाएगी तो वही मान आएगा, तो 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 4 44। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी वो कितने दिन लेगा? वो लेगा 44 दिन। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है सही है। आरव उसी काम को करने में कितने दिन लेगा? 44 दिन, जिस काम को उन दोनों ने मिलकर कितने दिनों में किया था? 8 दिनों में। ठीक है, अगला सवाल है। अगला है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है। देखो कोई गोला है ठोस धातु का, उसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इसको पिघला दिया जाता है और 4 mm मोटाई के तार में एक तार बनाया जाता है, पतला सा। एक पतला सा तार बना रहे हैं ये, इस इसको पिघला के। ठीक है, इसको पिघला के एक पतला सा तार बना रहे हैं। इसकी मोटाई कितनी है? 4 mm। तो 4 mm मोटाई के तार में खींचा जाता है तार की लंबाई। तो मोटाई से मतलब क्या है? 4 mm क्या होगी? इसकी त्रिज्या होगी। तो 4 mm जब इसकी त्रिज्या होगी तो तार की लंबाई क्या होगी? यानी अच्छा देखो, इस वाले गोले को पिघला के ही बनाया गया है ना, तो दोनों का बराबर क्या होगा? आयतन। दोनों का आयतन आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो पहले गोले को पिघलाया जा रहा है तो गोले का आयतन निकाल लेते हैं। गोला है उसका आयतन कितना होगा? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3, ठीक है पाई आर, पाई को ऐसे ले लेते हैं हम, कट जाएगा लास्ट में। आर क्यूब, आर त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, तो 3 3 9 27 हो जाएगा। या फिर चलो कर ही देते हैं 27, 3 से डिवाइड हो जाएगा 9 बार में, 9 चौक 36 पाई घन सेंटीमीटर आ जाएगा। किसका आयतन? गोले का आयतन। किसका आयतन आ जाएगा? ये गोले का आयतन आ गया 36 पाई घन सेंटीमीटर। अब एक तार बनाया जा रहा है। अब तार क्या होता है? बेलनाकार होता है। तो हमें पता है बेलन का जो आयतन होता है वो कितना हो, देखो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है जो तार बनाया जा रहा है उसकी उसकी मोटाई कितनी दे रखी है? 4 mm की मोटाई है, 4 mm की, यानी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 4 mm की। तो आयतन वो क्या होगा? पाई 4 mm है। अच्छा mm है और यहाँ पे ये क्या है? सेंटीमीटर है। तो mm को अगर हम, ये 4 mm है तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो 10 से भाग देंगे, तो स्क्वायर है तो 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर और एच, यही तो निकालनी है हमें तार की लंबाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना? 4 से इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 25, यानी कह सकते हैं पाई एच बटे 25। जो तार है उसका आयतन आएगा पाई एच बटे में 25, और ये दोनों आयतन आपस में क्या है? बराबर है। तो इन दोनों को आपस में बराबर रख दो। ठीक है, गोले का आयतन है 36 पाई बराबर इसका है पाई एच बटे में 25। ठीक है, पाई से पाई हट जाएगा और 25 से गुणा हो जाएगा, तो 25 से 36 में गुणा होगा तो कितना आएगा? 25 चौक 100, 25 दूना 50, यानी 150, यानी 15 आएगा। 25 × 3 = 75 और 5 × 80 90, यानी 900 आ जाएगा। यानी 900 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आएगा ना, 900 सेंटीमीटर लंबा तार बनेगा उस गोले को पिघला के। ठीक है, तो 900 सेंटीमीटर बनेगा ना, तो यहाँ पे देखो लंबाई मीटर में पूछा है। लंबाई किसने पूछा है? मीटर में। तो 900 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे, यानी 9 मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, यानी 9 मीटर। अगला सवाल देख लें। नंबर सवाल है, 9800 रुपये की धनराशि 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर निवेश की जाती है। जो चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो वर्ष के अंत में यानी 1 साल में कितना ब्याज होगा? कहने का मतलब ये है 9800 रुपये है, जो उसकी रेट है वो है 10% प्रति वर्ष। लेकिन जो ब्याज है वो हर साल नहीं, छमाही संयोजित होती है। तो 10% प्रति वर्ष है तो छमाही हो जाएगी
5% प्रति छमाही, ठीक है? 5% प्रति छमाही हो जाएगी, तो 9800 रुपये का पहले 6 महीने में ब्याज कितना होगा? 490, क्योंकि 5% कितना होता है? जो होता है 9800 का 5% कितना होगा? 490 होगा, क्योंकि 10% 980 होगा, उसका आधा 5% होगा। और दूसरे 6 महीने में भी कितना होगा? 5% के हिसाब से 490। अब इसका फिर 5% हम निकालेंगे, तो इसका 5% जब निकालेंगे तो 490 का 5% कितना होगा? 48, यानी 49 का आधा। 48 का आधा कितना होता है? 24 दूना 48, यानी 24.5 होगा। तो ये होगा 24.5। तो टोटल जो ब्याज आएगी यही आएगी, 490, और 490 कितना होगा? 980, और प्लस 24.5। तो ये हो गया 5, और ये 4 जीरो 10, यानी 1004.5 ब्याज आएगी, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका, ये सही होगा। 1004 रुपये 50 पैसे एक साल के अंत में टोटल ब्याज ये मिलेगी, जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा 10% वार्षिक ब्याज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, दे रखा है दिए गए आंकड़ों में कि जो समुच्चय है, दिए गए जो आंकड़े हैं नीचे, इनमें माध्यिका और बहुलक में कितना अंतर है, यानी माध्यिका और बहुलक का अंतर बताना है आपको। तो देख लेते हैं इसको, माध्यिका और बहुलक का अंतर क्या है। तो देखो माध्यिका निकालना पहले कैसे, माध्यिका, बहुलक तो आसान है निकालना, माध्यिका निकालने के लिए थोड़ा ध्यान देना आप। माध्यिका देखो कैसे निकालते हैं। देखो माध्यिका निकालने के कुछ स्टेप है। सबसे पहले जो आंकड़े दिए गए हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में आप लगा दो, अवरोही क्रम में लगा दो या आरोही क्रम में लगा दो, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, किसी डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, किसी भी क्रम में सबसे पहले सारे आंकड़ों को व्यवस्थित करिए। उससे सेकंड जो है, उसके बाद आप ये देखो कि जो आंकड़े हैं, मान लीजिए हमने मान लिया उनकी संख्या कितनी है? एन है। तो ये देख लो कि वो क्या है, वो विषम है, दिए गए आंकड़ों की संख्या विषम नंबर में आ रही है या सम नंबर में आ रही है। अगर विषम में आ रही है उसका अलग फॉर्मूला, सम में आ रही है उसका अलग फॉर्मूला। अगर विषम में आ रही है तो माध्यिका जो होगी वो क्या होगी? n+1/2वां पद होगी। अगर जो दिए गए आंकड़े हैं वो अगर विषम पद में आते हैं तो उसकी माध्यिका होगी n+1/2वां जो पद है वो उसका क्या होगा? उस समुच्चय का, यानी उन आंकड़ों का क्या होगा? माध्यिका होगा। अगर दिए गए जो आंकड़े हैं वो सारे सम पद में आ रहे हैं, तब जो है उसकी माध्यिका है वो क्या होगी? तो उसके लिए फॉर्मूला है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई 2, यानी लिख देता हूं मैं इसको, n/2वां पद, यानी जो दिए गए आंकड़े हैं उसका आधा जो पद है वो, प्लस n/2 प्लस 1वां पद, कहाँ चला गया? हाँ, बाई, मतलब इसके होल अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे। तो यहाँ पे जो आंकड़े दे रखे हैं पहले इनको देख लेते हैं हम। तो ये माध्यिका है। और बहुलक क्या होता है? बहुलक तो आपको पता है, जिसकी संख्या सबसे, जिस नंबर या जिस आंकड़े की संख्या सबसे अधिक बार आई है वही क्या होगा? उसका बहुलक होगा। तो समझ में आया होगा आपको। अब देख लेते हैं जो दे रखा है सवाल। देखो सवाल में दे रखा है 2.1, 2.1, 5, 6, 7, 8, 9.3, 11, 15, 17, 19.21, 27, 31, 31, 33, 16.5, 14, 10। ठीक है, तो ये दे रखा है आपके आंकड़ों में। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले किस आरोही क्रम में लगा दें, यानी बढ़ते हुए क्रम में लगा लेते हैं। तो सबसे छोटा इनमें देखो कौन सा है? तो सबसे छोटा हम देख पा रहे हैं 2.1 है। सबसे छोटा कौन सा है? 2.1 है। फिर उसके बाद 3 है क्या इसमें? 3 नहीं है। 3, 3, 3, 3 नहीं है इसमें। फिर 4 नहीं है, फिर 5 है। 2.1 के बाद 5 लगा दिया हमने। देखो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। फिर 6 लगाओ, 7 लगाओ, 8 लगाओ। 5 के बाद 6 लगाया, 7 लगाया, 8 लगाया, फिर 9.3 है, इसको भी लगा दिया। 10 है नहीं, 10 है, ये रहा, ये रहा 10, 10 को लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, फिर 11 देखो, 11, 11 है, 11 को लिख दिया। 12 देखो है इसमें, 12, 12, 12 नहीं है, 12 नहीं है। 13, 13 देखो इसमें है। 27, 31, 31, 33, 16, 14, 13 नहीं है। 14 है और
15 है, तो 14 और 15 ये भी ले लिए हमने। 16 देखो, 16 नहीं है, 16.5 है, तो इसको भी लिख लो 16.5, फिर 17 दे रखा है, 17 भी हो जाएगा, ठीक है। फिर 18 देखो है, 18 नहीं है, 19.21 है, 19.21। फिर उसके बाद 20 है, 20 नहीं है, सीधे क्या है यहाँ पे आपका 27 है, ठीक है। 20 नहीं है, क्या है 27 है, फिर 31, फिर 31, देखो 27, 31, 31, फिर क्या बचा आपका 33, एक और बचा आपका 33। अब आप ये इसकी हमें क्या निकालनी है, माध्यिका। देखो पहला स्टेप माध्यिका निकालने के लिए हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखो, तो हमने आरोही क्रम में लिख दिया, बढ़ते हुए क्रम में। अब सेकंड स्टेप ये है, ये देखेंगे ये दिए गए आंकड़े विषम हैं या समपद हैं, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो 17 क्या है, विषम की सम, तो 17 क्या है, विषम है, यानी ये वाला फॉर्मूला लगेगा n/2वां पद। तो n/2वां पद, तो n क्या है, n की वैल्यू क्या आ गई, 17 पद है ना टोटल, तो 17 प्लस 1/2 यानी 18/2, 18 का आधा कितना होगा, 9वां पद, यानी जो 9वां पद है वो माध्यिका होगा। तो 9वां पद कौन सा है इसमें से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वां पद कौन सा हो गया, 14। तो ये तो निकल के आ गई हमारी माध्यिका, इन आंकड़ों की माध्यिका कितनी आ गई, 14। अच्छा, अब बहुलक में पता करना है, तो बहुलक क्या होता है, जो दी गई संख्याएं हैं उनमें सबसे ज्यादा बार जो है वो बहुलक होगा, ठीक है। तो बहुलक हम देखेंगे, तो बहुलक क्या है, सबसे ज्यादा बार क्या है, तो आप देख पा रहे हो 2 बार रिपीट हो रहा है, 31, 31, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार 31 दे रखा है, यानी बहुलक में क्या मिल गया, बहुलक मिल गया हमें 31। अच्छा, माध्यिका और बहुलक में अंतर पूछा है, तो सारे प्लस में दे रखे हैं, तो 31 है बहुलक, उसमें से 14 घटाओगे तो यही क्या होगा आपका डिफरेंस आएगा, ठीक है, अंतर आएगा। तो 14 दूना 28, 30 यानी 17, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही होगा, यानी 17, यानी जो आंकड़े दिए गए हैं इसके माध्यिका और बहुलक का अंतर कितना आएगा, 17 आएगा, ठीक है। अगर यही 17 ना होकर 18 होता या 20 होता, यानी सम संख्या में होता, तब फॉर्मूला कौन सा लगता है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, यानी बीचों बीच का पद और उसका अगला पद, ऐसे याद कर लो ना आप, n/2, n/2 का मतलब क्या, n मतलब क्या, सारी संख्याएं सारे आंकड़े जो हैं, 2 मतलब आधा, यानी बीचों बीच का जो पद है वो, देखो समझो माध्यिका का मतलब क्या, एक तरह से कह सकते हो औसत की बात कर रहा है। देखो जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, 5 संख्याएं दे रखी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या, देखो ध्यान समझना, माध्यिका समझ में आ जाएगी। 5 संख्याएं मान लो दे रखी हैं, तो आप बोलोगे कि माध्यिका में निकालनी है इसकी, तो माध्यिका निकालने के लिए गिनो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, आपने गिन लिया 5 है, यानी आपने देख लिया कि विषम पद है, कितने हैं, ये विषम पद है, तो विषम पद है, अब इसकी माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका जो निकालनी है ना वो बीचों बीच वाला पद होगा, कौन सा होगा, बीचों बीच वाला, क्योंकि n/2 होता है ना, n+1/2वां पद, n+1/2वां पद होता है ना, देखो विषम पद में, तो n+1 यानी 5 n है और +1 यानी 6/2, यानी तीसरा आएगा, तीसरा क्या मतलब बीचों बीच वाला। आप ऐसे याद रखो, ये सब भूल जाओ आप, ये सब जो है ना फॉर्मूला ये भूल जाओ, आप ऐसे याद रखो, माध्यिका निकालनी है अगर विषम पद में है सारे, पहले तो आरोही अवरोही क्रम में उसको सेट कर लेना सारे आंकड़ों को, उसके बाद ये देख लेना कि वो सम पद में है कि विषम पद में, अगर विषम पद में है तो बीचों बीच वाला जो है ना वो माध्यिका होगा। अगर सम पद में मान लो 1, 2, 3, 4, अगर मान लो सम पद में है, तो आप ये देखना कि जो बीच वाले दो हैं इन दोनों को लेना, बीच वाले दोनों को, इन दोनों को जोड़ के और कितने से भाग देना, 2 से भाग दे देना, वही क्या होगी आपकी माध्यिका निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो सम विषम में ये आपको ये फॉर्मूला n/2 वहां पद प्लस 1 पद ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सब ये याद रखो बस। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, अगर आपको माध्यिका निकालनी है, ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला काम तो ये करना, जो आंकड़े दे रखे हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में, ये मत भूलना, ये नहीं कि जैसे दे रखा है उसी पे सेट करने लगे, नहीं, आरोही या अवरोही क्रम में सेट करना, उसको घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर, तो बढ़ते हुए घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम में आप पहले उसको सेट कर लेना आंकड़ों को, उसके बाद ये देख लेना कि वो जो आंकड़े हैं वो सम है या विषम है, यानी उनकी संख्या क्या आ रही है, सम या विषम। अगर सम है, मान लो 4 आंकड़े आ गए, 1, 2, 3, 4 आ गए, तो इन दोनों बीच वालों को पकड़ना, इन दोनों को जोड़ना, 2 से भाग दे देना, जो आएगा वही माध्यिका हो जाएगी, ठीक है।
अगर विषम आता है, मान लो 5 मान लो 7 आंकड़े आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गए तो कुछ नहीं करना, 3 इधर गए, 3 इधर गए, बीचों बीच में एक बच ये बचा, ये वाला बचा ना, तो यही क्या होगी आपकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। और बहुलक तो आपको पता ही चल गया, बहुलक क्या होता है, जिसका जो मतलब कई बार रिपीट हुआ है वही बहुलक है। ठीक है, इसमें अंतर पूछा था, अंतर हमने देख लिया, 17 आया था शायद। अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है ए आवंटित समय के 15% समय में कार्य का 12% पूरा कर देता है। ए और बी ने आवंटित समय की पूरी अवधि के लिए कार्य किया और कार्य जो है वो समय पे पूरा हो गया। तो बी द्वारा कितना भाग किया गया है काम का। ठीक है, बी द्वारा कितना हिस्सा किया गया है। देखो सवाल क्या कह रहा है, आवंटित समय मतलब दिया गया जो समय था। देखो सवाल ये कह रहा है ए है, ठीक है ना, उसने जो टाइम दिया गया था उस टाइम के 15% टाइम में, यानी 15% समय में, पूरे टाइम में नहीं, जो टाइम दिया गया था उसके 15 उस टाइम का 15% टाइम उसने लिया और उस काम का देखो ये काम है, उस काम का सिर्फ 12% किया। कितना किया? 12% किया। फिर ये बोल रहा है कि ए और बी दोनों को काम पे लगाया गया, तो जो पूरा टाइम दिया गया था उस पूरे टाइम को इन्होंने लिया, पूरा जो टाइम दिया गया था पूरा टाइम इन्होंने लिया और उस काम को क्या किया, एकदम टाइम से समय से पूरा किया, ना एक दिन लेट हुआ ना एक दिन पहले किया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि उनको 100 दिन का 15% दे रखा है ना, 100 मानने में अच्छा रहेगा, हम मान लेते हैं उसको 100 दिन का टाइम दिया गया था। ये कहा गया, ठेकेदार ने कहा था भैया 100 दिन में काम मुझे पूरा चाहिए। तो ए ने सोचा चलो ठीक है मैं अकेला कर लूंगा। तो पहले क्या हुआ, उसने ए ने ट्राई किया करना, तो ए ने देखा कि अरे यार 100 दिन का काम मिला है, मैंने 15% टाइम निकाल दिया, यानी 15% टाइम तो खत्म कर दिया मैंने, और काम अभी कितना हुआ है, जो टोटल काम था उस काम का सिर्फ 12% ही कर पाया हूँ। इसका मतलब अगर इसी इसी स्पीड से मैं करता रहा तो काम पूरे 100 दिन में पूरा मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उसने बी की हेल्प ली, और बी की जब उसने हेल्प ली तो पूरे जो 100 दिन का जो समय था उस 100 दिन में पूरा जो काम दिया गया था वो काम उसने क्या कर दिया, डन कर दिया। ठीक है, तो ये पूछा है कि बताओ बी ने कितना हिस्सा किया होगा, यानी कितना परसेंट किया होगा। तो आप मुझे ये बताओ, 100 दिन का काम था, ठीक है, 15% टाइम निकल गया, यानी 100 दिन का काम था, 15% टाइम उसने निकाल दिया। तो 100 दिन का काम था, 15% निकाल दिया, यानी 100/15 कर लेंगे, और टोटल काम कितना हुआ, 12% काम हुआ। ठीक है, टोटल 12% काम हुआ। तो आप देख पा रहे हो 100/15 करोगे तो 5 × 15 20 दिया, 5 × 15 और 20 बचे 100। ठीक है, फिर 3 चौक 12, यानी 20 चौक 80, यानी उसने टोटल अगर इसी स्पीड से वो चलता रहा होगा, बात समझो, 100 दिन का काम था, 15% निकाल दिया, सिर्फ 12% काम किया। अगर इसी स्पीड से वो करता रहता, इसी स्पीड से ने वो उसने काम किया होगा आगे भी, तो इसी स्पीड से अगर उसने आगे भी काम किया होगा तो सिर्फ उसने कितना परसेंट काम किया होगा, 80% काम किया होगा। लेकिन काम टोटल अपने आप में कितना परसेंट रहा होगा, काम तो अपने आप में 100% रहा होगा, तो 80% उसने किया होगा। तो 20% किसने किया होगा, जिसको वो साथ में लेके आया, किसको लेके आया, बी को। तो 20% काम किसने किया होगा, बचा हुआ बी ने किया होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ये सही होगा, यानी 20%। तो बी ने कितना काम किया था, 20%। और ए जिस हिसाब से कर रहा है, 15% टाइम में 12% काम करके दे रहा है, उस हिसाब से ए ने जितना टाइम दिया गया था उतने टाइम में सिर्फ 80% काम ही किया होगा, और बचा 20% काम बी ने किया है, इसीलिए काम समय पर पूरा हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। ये है अगला सवाल, बोल रहा है एक कक्षा, ए नहीं है एक होगा यहाँ पे, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, एक कक्षा में 14 छात्रों का औसत भार 20 किलोग्राम है। यदि एक कक्षा छोड़ देता है, एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत भार 2 किलोग्राम कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले छात्र का औसत भार ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है ये भी। देखो 14 बच्चे हैं, ठीक है, औसत भार कितना है, 20 किलोग्राम है, तो योगफल निकाल लेंगे। 14 दूनी 28, तो योगफल कितना आ जाएगा, 280 किलोग्राम आ जाएगा, यानी 14 बच्चों का टोटल जो वजन है वो जोड़ने में कितना आ जाएगा, 280 किलोग्राम। अब बोल रहा है एक बच्चे ने क्लास छोड़ दी, तो एक बच्चे ने क्लास छोड़ी तो बचा कितना, 13, 13 बच्चे बचे ना। तो कक्षा का जो औसत भार है वो 2 किलोग्राम कम हो जाता है। औसत भार पहले कितना था, 20 था, 2 कम हो गया, यानी अब कितना हो गया, 18। तो बोल रहा है कक्षा छोड़ने वाले बच्चे का औसत भार। तो अब जो 13 बच्चे हैं इनका योगफल निकाल दो। टोटल 14 बच्चों का योगफल कितना था वजन का, 280। अब जो आएगा उसको 280 में से माइनस कर देंगे, तो 18 तिया 54, 18 एकम 18, 4 22 23,
यानी 234 किलोग्राम आएगा अब योगफल। 13 बच्चे जो हैं उनका वजन जोड़ोगे आप तो कितना आएगा 234, और 280 14 बच्चों का, तो जो गया उसका इसमें से माइनस करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो 34 कितना होगा, 34 और 6 40 होता है, 80 यानी 46 आएगा। यानी 46 किलोग्राम का था जो बच्चा निकल के गया है क्लास से बाहर। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो सही होगा, 46। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये है अगला सवाल 18 नंबर। बोल रहा है दो संख्याओं का योगफल 17 है जबकि उनके वर्गों का योगफल 157 है, उन दो संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल 17 है, एक्स प्लस वाई मान लेते हैं संख्या है, 17 है। उनके वर्गों का योगफल एक्स स्क्वायर प्लस वर्गों का योगफल, ठीक है, 157 है। उन दो संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। उन दो संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है वही सेट करना है आपको। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो देखो इस वाले फॉर्मूले में हम देखेंगे, हमें फाइंड करना है ये वाला टर्म। ठीक है, आपको सोचना है ये वाला टर्म फाइंड करना है। ए प्लस बी हमें दे ही रखा है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो। ठीक है, और हमें ये ए प्लस बी दे रखा है, हमें ए बी निकालना है कैसे भी करके यहाँ से। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो ए बी निकालने के लिए हम देखते हैं एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, 17 का वर्ग 289। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना दे रखा है 157। ठीक है, प्लस 2ab यानी 2xy मान लेते हैं, चलो इसको ए बी एक्स वाई समझ पा रहे होंगे आप। तो अब ये इधर जाएगा 157 माइनस होगा तो 9 में 7 जाएगा 2, 8 में से 5 जाएगा 3 1, और ये 2 से भाग हो जाएगा, यानी 2 छक्का 12 2 छक्का, यानी एक्स वाई जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 66 आ गई। तो आप देख पा रहे हो ए बी जो है यानी एक्स वाई जो है वो कितनी आ जाएगी, 66 आ जाएगी। तो इसको हम यहाँ से हल कर लेंगे। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब, तो 17 का वर्ग कितना होता है 289, क्यूब नहीं पता मुझे तो 17 से फिर गुणा कर लेते हैं बराबर। हमें पता क्या करना है, यही पता करना है ना, एक्स क्यूब यही वाला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ab। 3ab यानी एक्स वाई का मान कितना आया 66, 66 यहाँ पे लिख देंगे। ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी है 17। ठीक है, 17 है, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा इससे, कितना हो जाएगा 3 छक 18, 3 छक 18 एक 19 इंटू 17, फिर 17 से 198 में गुणा हो जाएगा, आ जाएगा 33 66 आ जाएगा 33 66। और यहाँ पे क्या है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, इधर ये 17 में 289 से गुणा करोगे, यानी 17 का क्यूब कितना होता है 49 13। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है हमें, तो 49 13 में से क्या घटाएंगे हम, 33 66, 13 में से 6 गया 7, ये कितना बचेगा 10 में से 6 गया 4, और 8 में से 3 जाएगा 5, और ये एक, यानी 1547 आएगा, कितना आएगा 1547। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही होगा 1547। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी 1547। अगला सवाल देख लेते हैं, आयत का सवाल है अगला छोटा सा। दे रखा है एक आयत का क्षेत्रफल 453.6 वर्ग मीटर है, लंबाई 27 है, परिमाप क्या होगा। ठीक है, देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दे रखा है 453.6, लंबाई 27 है, तो चौड़ाई यहाँ से निकाल लेंगे तभी तो परिमाप निकालेंगे। तो 27 से इसको डिवाइड करेंगे हम, 3 से 9 बार में, 3 एकम 3 पचे 15, 3 दूना 6, सही है। फिर 9 से शायद डिवाइड हो जाए, देखते हैं। 9 एकम 9 6 61, 9 छक्का 54, 6 60, 9 अट्ठे 72 यानी 16.8,
यानी जो चौड़ाई आ गई वो 16.8 आ गई, यानी कोई आयत है, इसकी जो चौड़ाई है वो है 16.8 और लंबाई है 27, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 16.8 होगी, 27 होगी। तो या फॉर्मूले से लगाओ, ऐसे जोड़ लो, 27 दूना 54 प्लस 16 दूना 32, 8 दूना 16, यानी 33.6 आएगा, 33.6। तो ये कितना होगा, 54, 50, 30, 80, 87.6 मीटर, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही होगा, 87.6 मीटर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल दे रखा है, संख्याओं इतना में से सबसे बड़ी संख्या का संख्याओं इतना में से सबसे छोटी संख्या से गुणनफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्याएं दे रखी हैं 0.82, 0.802, 0.85, 0.085 में सबसे बड़ी संख्या, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 82, 80, तो इन दोनों में तो यही वाली बड़ी है, फिर इसमें और इसमें ये वाली बड़ी है 85, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 0.85, ये सबसे बड़ी हो गई। फिर संख्या और सबसे छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या चाटनी है, 0.303 में ये वाली सबसे छोटी हो गई, 0.20 में ये भी है, ये सबसे छोटी है, यानी इसमें सबसे छोटी हो गई 0.03। संख्या से गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी इसका गुणनफल निकालना है, यानी 0.85 में 0.03 गुणनफल, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24 और 1 25, यानी 2 2 4, यानी 0.0255, तो 0.0255, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही होगा, 0.0255 जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि एक निश्चित राशि की परिपक्वता पर देय राशि 9800 रुपये है, 5 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष एक निश्चित प्रतिशत दर से निवेश किया जाता है, समान दर पर 10 वर्षों के लिए निवेश की गई समान राशि पर देय राशि 12,600, दोनों स्थितियों में साधारण ब्याज दिया जाता है। मतलब साधारण ब्याज का सवाल है, हल्का ही है, तो प्रतिशत ब्याज की दर क्या होगी। कि कुछ पैसे हैं, ठीक है, हमें नहीं पता कितने पैसे हैं, 5 साल के लिए रखे गए, कुछ रेट थी, मिले कितने, 9800 रुपये। मुझे तो यही समझ में आ रहा है। फिर बोल रहा है वही पैसे समान राशि, बोल रहा है देखो समान दर पर निवेश की गई समान राशि, ठीक है, तो ये पहले 5 वर्ष के लिए थे, अब यही पैसे कितने वर्ष के लिए हो जाते हैं, 10 वर्ष के लिए, ठीक है, और रेट वही है, अब मिल रहा है कितना, 12,600, तो साधारण ब्याज है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है, यानी जो रेट है ना ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। कुछ पैसे हैं 5 साल के लिए किसी रेट पे दिए गए, तो 9800 रुपये मिला, ठीक है, और उसी पैसे को 10 वर्ष के लिए छोड़ा गया तो कितना मिला, 12,600 मिला, 12,600 मिला। तो आप एक चीज़ देखो यार, यहाँ पे पैसा तो सेम है, रेट भी सेम दे रहा है, टाइम कितना बढ़ा दिया, टाइम बढ़ा दिया इसने 5 साल, टाइम बढ़ा दिया 5 साल, पैसा कितना बढ़ गया, 12,600 बढ़ 9800 से 9800, यानी 200, 1000 रुपये, कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, यानी 2600, वो यानी 2800, 5 साल में 2800 रुपये बढ़ गए, तो 5 साल में 2800 रुपये बढ़ गए, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, ठीक है, यानी 2800/5 करो, 5 × 5 = 25, 3 × 5 = 30, 560, यानी 1 साल में 560 रुपये बढ़ा होगा। तो ऐसे ही देखो आप, 5 साल में कितने बढ़ गए, 2800, तो ये जो पैसा था 5 साल में कितना बढ़ा, 9800 हो गया। तो आप एक चीज देख रहे हो, 5 साल में वो पैसा साधारण ब्याज है ना, 5 साल बढ़ रहा 2800, यानी इस 9800 में 2800 तो आपकी क्या है, ब्याज है, तो 2800 ब्याज है, 9800 में से 2800 निकालोगे तो 7 दोनों, यानी
7,000, यानी ये पता चलता है कि मूलधन क्या है हमारा, 7,000 है। जब मूलधन 7,000 है और एक साल में ब्याज हमने कितना निकाल लिया, 560, यानी एक साल में 560 रुपये हो रहा है किस पे, 7,000 पे। तो रेट निकाल लेंगे यहाँ से, ये जीरो से जीरो, ये दो जीरो से ये दो जीरो, तो 7 अट्ठे 56, यानी रेट जो है वो कितनी आ जाएगी, 8% आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा, यानी 8% ब्याज की जो है वो दर है वार्षिक। अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सुनीता ने खेल की शुरुआत में वहां मौजूद कंचों में से 3/5 जीत लिए। जितने कंचे थे उसमें से उसने खेल की शुरुआत हुई, 3/5 उसने क्या कर लिए, जीत लिए। रवि ने जो शेष कंचे बचे हैं, शेष कितने बचे होंगे, 2/5 बचे होंगे, शेष कंचों में से 2/3 जीत लिए। रवि ने इसके 2/3 जीत लिए, ये रवि है, इसने जीते, और ये सुनीता ने जीत लिए। जबकि रानी ने शेष 60 कंचे जीते, रानी ने शेष 60 जीते। तो आप देख पा रहे हो 3/5 हैं, टोटल कंचे कितने थे, एक्स थे। ठीक है, उसका 3x/5 किसने, सुनीता ने जीत लिए। बचे कितने, 2x/5 तो रवि ने जीत लिए। तो ये कितना हो जाएगा रवि का, दो दूनी 4x/15, और सुनीता सुनीता ने कितने जीते हैं, 3x/5, यानी 3x/5 प्लस 4x/15। ठीक है, ये कितना हो गया, 15, एलसीएम में 5 दिया 15, यानी 9x प्लस 4x, 9×4 13x/15। कहने का मतलब 13/15 हिस्सा है, 15 है वो रवि और सुनीता ने ले लिया। अब रानी ने शेष लिया, तो रानी ने शेष कितना लिया होगा, 2x/15, यानी घटाओगे x में से उसको, 2x/15 ही आएगा। ठीक है, 2x/15 कितने के बराबर है, 60 के बराबर है। पूछ रहा है सुनीता ने कितने जीते होंगे, तो सुनीता ने जीते थे 3x/5 जीते थे। तो x की वैल्यू निकालना है यहाँ से, x की वैल्यू क्या होगी, 2 से 30 बार में 15×3=45, यानी 450। और सुनीता ने जीते थे 3x/5, तो 3/5, 90, 9×3=27, 270, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही होगा, 270। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 270। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये बोल रहा है, एक परिवार एक वर्ष के पहले 5 महीने में किराने के सामान पर 4600, 5600, 4800, 3800 और 6000 खर्च करता है। परिवार के 6 महीने के औसत खर्च को 4500 रुपये बनाए रखने के लिए परिवार के 6वें महीने में कितना खर्च करना होगा। ठीक है, कोई परिवार है, 6 महीने का औसत खर्च निकालना है, 4500 बनाना है। ठीक है, 5 महीने तक खर्च करता है कितना, फिर जोड़ेंगे इसको, 4600, 5600, 4800, 3800 और 6000, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, डबल जीरो तो होगा ही, 8×8 = 16, 16×6 = 22, 6×28, 8, 2 आएगा, 2 3 5 4 9, 5 14, 4 18, 18 24, यानी 24,800 रुपये 5 महीने में खर्च करता है, 5 माह में। ठीक है, अब बोल रहा है कि 6 महीने का औसत खर्च 4500 रुपये बनाए रखने के लिए, तो योगफल कितना होगा 6 महीने का, 4500 × 6, यानी देखें तो हम 600, 6×5 = 30, 6×4 = 24 और 3 = 27, यानी 27,000 रुपये। तो अभी देखो 27,000 रुपये यानी योगफल होगा, तो 24,800 तो 5 महीने में खर्च कर दिए, और टोटल 27,000 ही खर्च करने हैं उसको। तो 27,000 खर्च करने हैं, तो 24,800 खर्च हो गए हैं, तो 200 और डालोगे तो कितना होगा, 25, यानी 26, 27, यानी 2,200, यानी 2200 रुपये उसको 6ठे महीने में खर्च करने होंगे, तब जाके तो 6 महीने का औसत कितना आएगा, 4500 आएगा। ठीक है, ये मिट गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 2200 रुपये खर्च करने होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है हमें 2200 रुपये है। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, 2200 यही सही होगा। 6ठे महीने में कितने खर्च करने होंगे उसको, 2200 रुपये में, 6ठे माह में।
अगला सवाल देखते हैं। अगला है, आरुषि को किसी संख्या को 2.4 से गुणा करना था, लेकिन उसने इसके स्थान पर 4.2 से गुणा कर दिया। यदि उसे प्राप्त हुआ गुणनफल 65.1 था, तो वह सही गुणनफल क्या है जो उसे मिलना चाहिए था। मान लो मान लो कोई संख्या x थी, गुणा करना था 2.4 से, गलती से गुणा कर दिया 4.2 से। उसे प्राप्त हुआ गुणनफल, यानी ये जो गुणनफल प्राप्त हुआ गुणनफल 65.1 था, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, तो सही गुणनफल क्या है। तो 65.1 था, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएगा हमारा। तो 65.1/4.2, ठीक है, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, यानी x का मान आ गया 651/42। तो 651/42 गुणा करनी है 2.4 से, ठीक है। ये 1.2 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, 3×7=21.4 हो जाएगा। और ये 7 से कटेगा क्या, हाँ कटेगा, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7×9 = 63, 2×7=21, तो ये आएगा 93 × 0.4, तो ये आएगा आपका 4×3=12, 4×9=36 और एक 37.2, या 2। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका ये सही होगा, 37.2। अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए, अगला सवाल है 25 नंबर सवाल कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 504 है। यदि संख्याओं का अंतर 24 है तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जो लसा है, लसा को मान लेते हैं हम एल, और मसा यानी एचसीएफ जो है उसको मान लेते हैं हम एच, ठीक है। और फिर यहाँ पे दे रखा है एलसीएम जो है एचसीएफ का 20 गुना है, यानी जो एल है इस एच का 20 गुना है, तो इसमें अगर 20 से हम गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं एल इक्वल टू हो जाएगा 20 एच, ठीक है। एल इक्वल टू हो जाएगा 20 एच। फिर यहाँ पे देख पा रहे हो आप एलसीएम और एचसीएफ का योगफल दे रखा है 504, यानी एल प्लस एच इक्वल टू दे रखा है 504। और बोल रहा है यदि संख्याओं का अंतर 24 है, हमने संख्याएं मान लो ए और बी मान लेते हैं हम संख्याएं, तो जो संख्याएं हैं ए और बी इनका अंतर कितना है, 24 है। फिर बोला है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी हमें ए प्लस बी जो है वो फाइंड करना है, यानी संख्याओं का योगफल। तो यहाँ पे देखो एल जो है 20 एच के बराबर है, तो इस वाले इक्वेशन में रखोगे आप एल की जगह अगर 20 एच रखोगे यहाँ पे, तो क्या होगा 20 एच प्लस एच इक्वल टू 504, यानी 21 एच बराबर 504 हो जाएगा। तो एच बराबर कितना होगा 504/21, 21 दूना 42, 8 21 चौक 84, यानी एच की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 24, यानी जो हमारा एच है यानी एच सी एफ है वो कितना आ गया 24। तो यहाँ से हमारा एच सी एफ 24 आ गया। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम बराबर क्या होगा यहाँ पे 20 इंटू एच का मान कितना है 24, तो 24 दूना 48 यानी 480, यानी जो हमारा लसा है वो कितना आ जाएगा 480। तो हमने ये देख लिया एलसीएम 480 है उन दोनों संख्याओं का, और जो मासा है यानी एच सी एफ है वो कितना है 24 है। इतनी चीजें हमें पता चल गई। अब दे रखा है दो संख्याएं जो हैं उनका अंतर दे रखा है 24 है, तो योगफल निकालना है संख्याओं का। तो देखो एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एच सी एफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम कितना है 480, एच सी एफ कितना है 24, और बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी ए बी, यानी ए बी बराबर इतना आ जाएगा। तो ए बी बराबर इतना आ जाएगा, तो गुणा करेंगे हम कितना होगा ये ए बी बराबर 24 में 480 से अगर हम गुणा करते हैं तो आपका कितना आएगा 11,520 करीब आएगा शायद, देखते हैं 480 इंटू 24, तो चलो 480 से नहीं 48 से करते हैं, जीरो बढ़ा देंगे, फिर गुणा करके देखते हैं 480 में 24 से, तो 48 में 24 से गुणा करोगे आप 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 3 19, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 1 9, 2
9 6 15, 9 1 10 और 1 11, तो ये 11 52 आ गया, जीरो बढ़ जाएगा, 11 520 आएगा, यानी जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो होगा 11 520। ये भी हमें पता चल गया दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखो, हमें दो संख्याओं का गुणनफल पता चल गया और दो संख्याओं का अंतर भी पता है, हमें हमें निकालना क्या है, योगफल। देखो एक फॉर्मूला होता है, आपको पहले देख लेते हैं कैसे आता है ये फॉर्मूला। आपने देखा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे करके होता है। फिर एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसे बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप देखो इन दोनों, इस वाले फॉर्मूले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ से वैल्यू निकालो आप, तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकालोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 2ab। अच्छा, यहाँ से अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, यहाँ से हम निकालें अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखो क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस 2ab है ना, इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 2ab, तो प्लस 2ab। आप देख पा रहे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये वैल्यू है, यहाँ इस वाले समीकरण से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये वैल्यू आ रही है, यानी ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम बराबर करेंगे, तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे बराबर करेंगे तो होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, वो डायरेक्ट भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन आप पहले ये देख लो बनता कैसे वो फॉर्मूला। तो देखो आप देख पा रहे हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस 2ab इधर जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा, तो प्लस 4ab, प्लस 4ab, यानी ये फॉर्मूला बनेगा आपका। इस फॉर्मूले में क्या है, ए प्लस बी भी है और ए माइनस बी भी है। तो अगर ए प्लस बी, देखो ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, अगर कहीं संख्याओं का योगफल दिया या ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है और ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, या फिर ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है और गुणनफल आपको पता है, तो इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करोगे आप। देखो यहाँ पे संख्याओं का योगफल भी है, संख्याओं का अंतर भी है और गुणनफल आपको पता है या फिर गुणनफल निकालना है तब भी कर सकते हो आप। तो यही सीन यहाँ पे है। देखो इस वाले सवाल में क्या है, a माइनस बी 24 दे रखा है, हमें a प्लस बी यानी संख्याओं का योगफल निकालना है और गुणनफल हमें, देखो यहाँ पे गुणनफल हमें पता है 11 520, तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसको आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, अगर भूल जाते हो तो कैसे आता है ये फॉर्मूला, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है, इसकी इसका जो वैल्यू है वो निकाल के दोनों को इक्वेशन को बराबर करना पड़ता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो वहां से ये आ जाएगा बैलेंस करने पे, और उतना निकालोगे। इससे अच्छा आप याद कर लो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब इसी वाले फॉर्मूले पे आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ दे रखा है, अंतर दे रखा है, योगफल निकालना है, गुणनफल हमें पता चल गया है। तो देखो यहाँ पे अब क्या है, ये हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये फाइंड करना है योगफल हमें। अंतर कितना दे रखा है, 24, ए माइनस बी का 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 4ab, ए बी की वैल्यू कितनी है 11 520, 4 इंटू 11 520, बस इसी को हल कर लो आ जाएगा। इसका स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा 576 प्लस 4 से इसमें गुणा करोगे तो 4 0 0, 4 दूना 8, 4 पचे 20 और 4 एकम 4 2 6, 4 एकम 4। अब इसको जोड़ दोगे, तो इसको जब जोड़ोगे आप तो कितना आएगा, ये 6 8 7 15, एक एक और 5 6, फिर आ जाएगा ये 6 फिर 4, तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है इसका कितना आएगा, 46 656। अब इसका स्क्वायर वो निकालोगे आप, वर्गमूल निकालोगे, तो a प्लस बी बराबर क्या होगा, करड़ी में आ जाएगा 46 656। तो 46 656 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 216 का। 46 656 होगा किसका, 216 का। तो यहाँ पे a प्लस बी जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 216। इसको हम थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा 216, यानी जो संख्याएं हैं उनका योगफल कितना आएगा, 216।
16। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ये 216 सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा 216। ठीक है, उन दो संख्याओं का योगफल कितना होगा 216। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो करना क्या है, इस सवाल में कुछ नहीं करना भाई, फिर से समझा देता हूँ। देखो, दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएफ एचसीएफ का 20 गुना है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया ये। ठीक है, एल बराबर 20 एच आ जाएगा। हमने एल एलसीएम को माना है और मस जो है वो एचसीएफ है। ठीक है, एच है, तो एल इक्वल टू 20 एच आ जाएगा। फिर दे रखा है कि एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 504 है। ये लसा और मसा को जोड़ा तो 504 आ गया। ठीक है ना। फिर दे रखा है कि संख्याओं का अंतर 24 है। हमने संख्याएं ए और बी मान ली, इनका अंतर कितना है 24 है। पूछा है योगफल क्या होगा संख्याओं का, तो ए प्लस बी निकाल लिया हमने। तो ए प्लस बी निकाल लिया, ए प्लस बी सॉरी निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि एलसीएम 20 एच के बराबर है, तो इस वाले में हमने रख दिया एल प्लस एच वाले में। तो यहाँ से हमें एलसीएम और एचसीएफ निकल के आ गया। एलसीएम 480 मिला, एचसीएफ 24 मिल गया। अब लसा और मसा हमको पता चल गया। ठीक है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो दोनों संख्याएं हैं उनका गुणनफल आ गया 511 520। अब जो दो संख्याओं का गुणनफल हमें मिल गया और हमें दो संख्याओं का अंतर पता है, यहाँ पे 24 है, दो संख्याओं का अंतर पता है 24 है, गुणनफल हमें मिल ही गया और योगफल हमें पता करना है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, जिसमें दो संख्याओं का योगफल हो, अंतर हो और गुणनफल हो। तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे निकाल के भी बताया था आपको। तो वो फॉर्मूला कौन सा है, वो फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4 ए बी के बराबर। तो इसमें हमने सारी वैल्यू पुटअप करी, तो हमें जो ए प्लस बी का मान है, यानी ए प्लस बी क्या है, संख्याओं का योगफल है, उसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई 216 मिल गई। तो ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 216, तो यही आपका सही होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो 26वां सवाल है, एक्स वाई जेड की वर्तमान औसत आयु 44 वर्ष है। 8 वर्ष पहले एक्स और वाई की औसत आयु 38 वर्ष थी। ठीक है, तो जेड की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखो, तो औसत जो है हमें पता है, औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटे में संख्या। तो औसत आयु कितनी है 44 वर्ष। ठीक है, योगफल निकालना है हमको। संख्या कितनी है, तीन लोग हैं एक्स वाई जेड, तो योगफल कितना निकलेगा, तो योगफल निकलेगा 44 तीन चौक 12, तीन चौक 12 और एक 13, यानी 132 आ जाएगा योगफल। यानी तीनों जो लोग हैं उनका योगफल कितना हो जाएगा 132। अब बोल रहा है 8 वर्ष पहले एक्स और वाई की औसत आयु 38 वर्ष थी। तो देखो, 8 वर्ष पहले इन दोनों की औसत आयु कितनी थी, 38 वर्ष थी, यानी दो, औसत आयु कितनी थी 38। ये 8 साल पहले की घटना है। ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखो, ये 8 साल पहले की घटना है। ठीक है, ये कब की घटना है, 8 वर्ष पहले। ठीक, तो यहाँ से अगर योगफल निकालना चाहो आप और एक्स और वाई का, तो कितना होगा, 38 में 2 से गुणा करोगे, 2 अट्ठे 16, 2 थे 6 और 7, यानी 76। यानी 8 साल पहले एक्स और वाई जो हैं उनकी उम्रों का योगफल कितना था, 76 वर्ष था। तो चलो देख, तो ये जो वर्तमान में है ना 132 क्या है वर्तमान में, ये वर्तमान में तीनों की उम्र का योगफल है। तो 8 साल पहले अगर हम जाएं इसमें, 8 साल पहले तीनों की उम्र 8-8 साल माइनस हो जाएगी। तो 8 या 24 में इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 24 8 कितना होता है 32, तो यानी 108 आ जाएगा। यानी ये 8 साल पहले, यानी 8 वर्ष पहले योगफल रहा होगा किसकी किसकी उम्र का, एक्स वाई और जेड की उम्र का। एक्स वाई जेड 8 साल पहले कितने साल का रहा होगा, तीनों की उम्र मिलाओ तो 108 साल रहा होगा। ये तीनों की उम्र है, यहाँ पे लिखता हूँ एक्स वाई जेड, तीनों की उम्र 8 साल पहले कितनी रही होगी जोड़ने पे 108। लेकिन इस वाले समीकरण से क्या मिल रहा है, तीनों की उम्र, दोनों की उम्र एक्स और वाई की उम्र जोड़ने पे कितनी मिल रही है 76। यानी 108 में से 76 घटाओगे, जो निकल के आएगा वो किसकी उम्र है, जेड की उम्र है। तो 108 में से अगर आप 76 घटाते हो, तो 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा 2, और ये 10 में से 7 जाएगा 3, यानी जेड की उम्र कितनी रही होगी 8 साल पहले, 8 साल पहले जेड की उम्र रही होगी 32 साल। कितनी रही होगी भाई, ये 8 साल पहले की बात है ना। तो अभी वर्तमान में पूछा है ना, जेड की क्या है वर्तमान उम्र, जेड की वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो 32 साल 8 साल पहले रही होगी जेड की उम्र, तो अभी जेड की उम्र क्या होगी, 32 में 8 जोड़ दोगे आप
तो कितना जाएगा 40 वर्ष, यानी जेड अभी 40 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 40 वर्ष का। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। ये है नेक्स्ट सवाल। ये अगला सवाल है, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो एक निश्चित ब्याज दर पर एक धनराशि 3 वर्ष में 625 रुपये हो जाती है, 4 वर्ष में 675 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, यानी रेट निकालनी है आपको। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट पे आएगा नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो आप देख पा रहे हो कुछ पैसा है, ठीक है, 3 साल के लिए हमने छोड़ दिया तो ये हो गया 625 रुपये। इसी पैसे को अगर हमने छोड़ दिया कितने साल के लिए, 4 वर्ष के लिए, तो ये हो गया 675 रुपये। तो 625 रुपये ये एक साल में 675 हो जा रहा है, यानी एक वर्ष लग रहा है ना। ये 3 वर्ष में इतना हुआ है, 4 वर्ष में इतना हुआ है, तो एक वर्ष में। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, लास्ट वाला जो ईयर होता है वही मूलधन होता है, यानी 625 क्या होगा, मूलधन होगा इसके लिए। तो ये क्या होगा, मिश्र धन होगा, ये अमाउंट होगा। ठीक है, तो 625 रुपये हैं, 675 हो गया, यानी कितना बढ़ा एक साल में, 50 बढ़ा। तो 50 रुपये बढ़ गया किस पे, 625 पे, इंटू 100। यहीं से निकल जाएगा हमारा क्या, रेट। यानी 50 रुपये 625 का कितना परसेंट है ये निकालना चाह रहे हैं। तो 50 से अगर हम काटें इसे, 25 से काटें, 25 दूना 50, 25 दूना 50, और ये 12 125, 25 25 125। ठीक है, तो फिर 25 से काटेंगे 4 बार में, 2 चौक को 8, यानी 8% ब्याज की दर है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, ए सही होगा, यानी ब्याज दर कितनी है, 8% है इस सवाल की। अगला सवाल देख लेते हैं। 28वां सवाल है, यदि 22.5 का 32% -2/3 512 81 y। तो यहाँ पे देखो इसको हल करना है, तो 22.5 का 32%, 32% मतलब 32/100 -2/3 गुणे 512 का घनमूल क्या होता है 8, 81 का वर्गमूल होता है 9। ये y की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो पहले गुणा वाला हल होगा। देखो यहाँ पे ये 5 से काटे अगर हम इसको, 5 चौक 20, 5 पचे 25, फिर 5 से 20 बार में, 5 से 4 बार में, ये 0.9, फिर 4 अट्ठे 32, तो ये होगा 8 9 72, यानी 7.2। ये -2/3, ये गुणा होगा 8 9 72, 72। ये 3 से डिवाइड होगा, 3 दूना 6, 1 3 चौक 12, ये 24 दूना 48, 7.2 माइनस 48। अब 48 में से 7.2 घटाओगे आप, तो ये कितना होगा, 10 में से 2 जाएगा 8, ये कितना होगा 40.8। यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस, क्योंकि बड़ा वाला माइनस है ना, तो 40.8, ये आएगा -40.8, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका ये सही होगा, 40.8। अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है, कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको, हम पहले लिखते हैं ये कॉस। अच्छा देखो, हमें पता है एक फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा।
अगर हो तो हमें उसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा। अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं। देखो ये जो ऊपर है ना कॉस स्क्वायर, मान लो ये 45 प्लस थीटा है और ये कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा है, तो हमें एक फॉर्मूला और पता है, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसको अगर हम इस वाले ऊपर वाले को अगर पूरे को हम अगर इस फॉर्म में कर दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्म में कर दें, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक कॉस स्क्वायर है, दूसरा भी कॉस स्क्वायर है। अगर इन दोनों में से किसी एक कॉस स्क्वायर को अगर हम साइन स्क्वायर के फॉर्म में कर देते हैं, तो ये वाला इक्वेशन हमें मिल जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसको हम पहले वाले को कर देते हैं साइन स्क्वायर के फॉर्म में। तो कॉस स्क्वायर ये 45 प्लस थीटा है, तो इसको हम कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्म में अगर लिख दें तो साइन थीटा हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो जो देखो ये 45 माइनस थीटा है ना, तो इसको भी 45 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, इस पहले वाले को भी। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस ब्रैकेट में 45 माइनस थीटा। ठीक है, तो कर सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 45 माइनस थीटा, फिर प्लस ऊपर है ये कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा, ये होल अपॉन है पूरा, इसके पूरे बटे में कितना है, ये कोसेक स्क्वायर 30 अंश है। तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सीधा सीधा मान रख देते हैं यहाँ पे, कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, फिर इंटू साइन 45। तो साइन 45 आपका होता है 1/√2। तो 1/√2 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/2, फिर माइनस सेक 60। तो जो सेक 60 है, सेक 60 की वैल्यू होती है कितनी, 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो यहाँ पे ये इतना आ गया। अब देखो ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया। तो 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा को हम देखो यहाँ पे हमने लिखा है, कॉस 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा। तो ऊपर वाले को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 माइनस थीटा, प्लस ये कितना है आपका कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा। ठीक है, नीचे जो आपके डाटा हैं इनको सॉल्व कर लो आप। देखो 2 से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2। 2 में से -4 जाएगा, कितना आएगा, -2 आएगा। अब देखो साइन स्क्वायर 45 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा, यानी दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये एक ही एंगल होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे -2 है, यानी पूरा जो आंसर ऐसा कितना आ जाएगा, -1/2, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका ये सही होगा, -½ यानी -1/2। अगला सवाल देख लेते हैं। ये है अगला सवाल, बोल रहा है, ये बोल रहा है एक रेलगाड़ी 48 मिनट में 57.6 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। तो चलो ये तो सिंपल सा ही सवाल है, किलोमीटर में दे रखा है, चाल पूछा है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी कितनी जाती है, 57.6 किलोमीटर। अच्छा 28 मिनट में जाती है ना, तो देखो जब ये किलोमीटर में है दूरी, तो ये समय किस में होगा आपका, घंटा में होगा। ठीक है, तो 48 मिनट को आप घंटे में बदलोगे, तो 48 मिनट को घंटे बदलोगे, 60 से भाग दोगे, 60 से भाग दोगे तो ऊपर चला जाएगा ये। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ऐसे ही। तो ये आ गया आपका चाल, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया, लेकिन यहाँ पे चाल पूछा किसमें है, मीटर प्रति सेकंड में। अब मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हो तो हम जानते हैं किससे गुणा करते हैं, 5/18 से। अब ये जो आएगा पूरा, इसको सॉल्व करोगे, अब जो आएगा ये आएगा किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं 6×3 = 18, 6 से 10 बार में चला जाएगा ये। ठीक है, तो 7×5 = 12, 6×18, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 3 एकम 3 और 2 27, 3 9 27, 3 दूना 6। तो यानी ऊपर हो जाएगा आपका 192, 10 से गुणा होगा, इंटू 5, नीचे कितना है आपका 48। तो 48 से अगर हम इसे डिवाइड करें, 8 6 का 48, और ये 8 से भी कट जाएगा, 8 दूना 16, 3 32, 8 चौक को 32, फिर 6 चौक 24, 4 पचे 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका सही हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। अगला देख लेते हैं।
ये है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक बिजली खंभे को 18 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। देखो यहाँ पे लंबाई बताइए और लंबाई आप देख रहे हो सारी लंबाइयाँ किसमें मीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर में बदलेंगे। देखो यहाँ पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, चाल चाल कितनी दे रखी है गाड़ी की, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 करेंगे तो 18 पचे 90, यानी हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। ये काम हो गया हमारा। चाल हमें मिल गई कितनी, उस गाड़ी की चाल है 25 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, बिजली के खंभे को पार करती है 18 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को पार करती है 65 सेकंड में। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। तो गाड़ी की लंबाई निकल जाएगी खंभे से। ठीक है, 18 सेकंड में पार करती है तो गाड़ी की जो लंबाई है, यानी गाड़ी की जो लंबाई है जिसे हम दूरी बोलेंगे, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है 25 और समय कितना लेती है 18। तो गाड़ी की लंबाई यही आएगी 18 पचे 90, 18 दूना 36 और 9 45, यानी लंबाई आ गई 450 मीटर। यानी जो गाड़ी है वो 450 मीटर लंबी है। अब वही गाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है कितने सेकंड में, 65 सेकंड में। तो 65 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है। ठीक है, तो गाड़ी अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कुल दूरी कितनी चलेगी, अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर। तो 450 मीटर उसकी लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हम पी से मान लेते हैं। तो ये कुल दूरी हो गई। कुल दूरी बराबर चाल गुणे समय। 25 की क्या है, उसकी चाल है और समय कितना ले रही है, 65 ले रही है। अब यहाँ से हम पी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो 25 में हम 65 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 25 पचे 125, 12 आएगा। 25 छका 150, 150 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 162, यानी 16 25। और तो पी की वैल्यू निकालनी है तो 16 25 में से माइनस करेंगे क्या, 450। तो 450 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 आएगा। 12 में से 5 जाएगा 7 आएगा। ये 5 में से 4 गया तो यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, यानी जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है कितनी है 1175 मीटर। तो 1175 मीटर जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ये सही होगा, यानी प्लेटफॉर्म 1175 मीटर लंबा है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल है 32 नंबर। ये बोल रहा है एक दुकानदार 30 किलोग्राम चावल 300 के रेट से खरीदता है और 40 किलोग्राम चावल 28 रुपए के रेट से खरीदता है। ठीक है, दोनों का मिश्रण तैयार करता है। वो पूरे मिश्रण को 28 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, निकट तो पूर्णांक के लगभग बताना है आपको। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 30 किलो चावल खरीदे उसने। ठीक है, 30 किलो चावल खरीदे 300 के रेट से, 300 रुपये पर केजी। फिर उसने 40 किलो चावल खरीदे, 40 किलो चावल खरीदे उसने कितने, 28 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। अब इन दोनों का मिश्रण जो भी हुआ, इन दोनों का मिश्रण उसने तैयार किया। इसको बेच रहा है किस रेट पे, 40 किलो चावल 28 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदा मिश्रण, और वो पूरे मिश्रण को 28, जब पूरे मिश्रण को भी वो 28 पे बेच रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है तो हानि होनी है यार। यहाँ पे पूरे मिश्रण को क्या कर रहा है वो, 28 पे बेच रहा है। पूरे मिश्रण को उसने 28 रुपये प्रति किलोग्राम पे बेच दिया। तो बोला लाभ या हानि क्या होगा। चलो देख लेते हैं कितना पैसा लगा होगा। ये देखो 300 में 1 किलो लेके आया, 30 किलो कितना होगा, 30 दिया 9, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 पे 3 जीरो, यानी 9,000 रुपये तो उसने यहाँ फूक दिए। ये 28 के हिसाब से लाया, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी 1120 रुपये तो इसके लग गए। टोटल पैसा कितना खर्च हो गया उसका, 0 2 1 9 और 1 10, 10 120 तो उसने यहाँ खर्च कर दिया। ठीक है, अब मिश्रण उसने बना दिया कितना, तो मिश्रण बनेगा कितना 70 किलो, क्योंकि 30 किलो ये वाले हैं 40 ये है, तो 70 किलो चावल अब वो 28 के रेट से बेचेगा तो कितना आएगा, कितना रुपया मिलेगा उसको, जीरो तो हो जाएगा 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14 और 5, यानी 1960 रुपये में बेच रहा है। तो 10,120 का सामान वो 1960 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो कितना घाटा होगा उसको, 1960 में बेच रहा है तो बहुत ज़्यादा घाटा लग रहा है यार। जीरो 12 में 6 और ये कितना होगा, 10 में से 9 गया 1, ये 8160 रुपये का घाटा हो रहा है उसको।
वही तो यार, मुझे भी लग रहा था सवाल गलत है कुछ। भाई देखो, ये जो 30 किलो चावल है ना, 300 रुपये नहीं है, देखो ज़्यादा ही, ये 30 रुपये है भाई, सॉरी, टाइपिंग में गलती हो गया है। ये 30 किलोग्राम जो चावल है ना, ये 30 की रेट से खरीद रहा है, और 40 किलो जो चावल है वो 28 की रेट से। मैं बोलूँ यार, एक 28 के रेट से और एक 300 के रेट से खरीदेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक 30 का रेट है, एक 28 का है, तो यहाँ पे 9,000 नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 900 होगा। ठीक है, 900 रुपये होगा। तो फिर से हम देख लेते हैं इसको यहाँ पे, ये बाकी तो सब सही सही है। 30 की रेट से खरीदेगा, 30 किलो का 900 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 28 की रेट से 40 का कितना हो जाएगा, तो ये तो 1120 हो जाएगा। तो यानी आपका कितना आ जाएगा ये, 1100 यानी 1900, 2000, ठीक है, 2020 रुपये आ जाएगा आपका। ये आपका कितना आ जाएगा, 2020 रुपये, कुल खर्च 2020 रुपये कर रहा है वो, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस, और बेच कितने में रहा, 1960 में। अब इसमें से 1960 आप घटा सकते हो, तो कितने का हानि हुआ, 0, 6, ये कितना होगा, यानी 66 रुपये की हानि हो रही है उसको। तो 66 रुपये की हानि हो रही है किस पे, 2020 पे इंटू 100, सॉरी 66 कहाँ होगा, ये 2020 है ना, ये 60 है, तो जीरो होगा ना, 60 होगा, यानी 60 रुपये की हानि हो रही है 2020 पे। इसको आप जब डिवाइड करोगे यहाँ से, तो 2 तिया 6, 1, 0, 1, यानी 300/में 101 आएगा। तो 3 बार में नहीं जाएगा, 2 दशमलव समथिंग आएगा, 2.9 के करीब आएगा। तो यहाँ पे 2.9 यानी लगभग में पूछा है ना, देखो निकटतम पूर्णांक पूछा है, तो यानी 3% के लगभग होगा। ठीक है, तो 3% की उसको क्या होगी, हानि होगी। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था, 300 रुपये किलो लिख दिया था मैंने, ये 30 रुपये किलो है। ठीक है, तो यहाँ पे 3% क्या होगी, इस पूरे लेन देन में उसको हानि होगी। अगला देख लेते हैं। और अगला सवाल है 33 नंबर। 3:2 के अनुपात में दूध और पानी वाले 2 लीटर का द्रव को 2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले 3 लीटर के द्रव के साथ मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात लगाएं, अनुपात बताएं। तो ठीक है, अगर ये देख लेते हैं, दो बर्तन है आपके, एक बर्तन ये होगा, एक बर्तन ये होगा। ठीक है, ये बर्तन 2 लीटर का मिश्रण का है, ये आपका 3 लीटर के मिश्रण का है। इसमें आपका दूध और पानी का अनुपात 3:2 दे रखा है, इसमें आपका दूध और पानी का अनुपात 2:3 दे रखा है। फिर इन दोनों को मिला रहा है किसी बड़े से बर्तन में, इसमें पूछा है मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है 3 लीटर का और 2 लीटर का जब बर्तन इसमें डाल रहे हैं हम, तो टोटल मिश्रण कितना बनेगा आपका, 5 लीटर का बनेगा। तो चलो इसमें देख लेते हैं, जो मिल्क है वो कितना है, तो मिल्क 3/5 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 तो है दूध, और 3 और 2 5 टोटल है ये वाला, और 2 लीटर का मिश्रण है, 3 दूना 6/5, यानी इसमें दूध कितना हो गया, 6/5। अच्छा, इसमें दूध कितना हो जाएगा, 2 दूध है, बटे में 2 और 3 5, टोटल कितना है, 3 है, तो 3 से गुणा कर देंगे, 2 तिया 6/5, ये भी कितना हो जाएगा, 6/5 लीटर, यानी इसमें भी दूध 6/5, इसमें भी दूध 6/5, तो टोटल हो गया 12/5। तो इसमें जब डालेंगे इस वाले बर्तन में उस मिश्रण को, तो 12/5 तो दूध हो जाएगा। ठीक है, अब वाटर देख लेते हैं, पानी इसमें कितना होगा, पानी कितना है, 2 है ना, टोटल कितना है, 5 इंटू 2, 2 दूना 4/5, यानी जो पानी है इसमें 4/5 है। इसमें पानी कितना है, तो पानी 3 है, टोटल कितना होगा, ये 5 होगा इंटू 3, यानी 9/5। तो 9/5 इसमें है, 4/5 इसमें है, तो 9 4 13/5 हो जाएगा, यानी इसमें पानी हो जाएगा 13/5। तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, यानी जो अनुपात आएगा नया वाला, वो आएगा 12-13 का। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही होगा, 12-13। अगला सवाल देख लेते हैं, ये आसान सा सवाल था। अगला सवाल है 34 नंबर। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4, 3, 5 है। इसके सभी किनारों की लंबाई का जो योगफल है वो कितना है, 144 सेंटीमीटर है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसका अनुपात दे रखा है 4, 3, 5। तो चलो हम इसे अनुपात को नंबर में बदल लेंगे, तो इसे मान लेते हैं 4x है, 3x है, और ये 5x, यानी ऊंचाई 5x हो गई, चौड़ाई 3x, और लंबाई कितनी हो गई, 4x। अब ये बोल रहा है कि जो सभी किनारे हैं, जो घनाभ है, मान लो ऐसे घनाभ होता है आपका, डब्बा जो होता है, ये घनाभ है हमारा। थोड़ी पेंटिंग भी जरूरी है, चित्रकारी। ये बन गया भैया घनाभ।
ठीक है। अब ये घनाभ है, इसके सभी किनारे, यानी ये किनारा होगा एक, ये किनारा हो गया, ये भी किनारा है, ये किनारा है, ये सारे किनारे हैं ना। इन किनारों की जो लंबाई है, सारी लंबाई का जो योगफल है वो कितना है, 144 सेंटीमीटर है। तो योगफल 144 सेंटीमीटर। तो आप देखो लंबाई कितनी है, देखो एक लंबाई ये रही 2, और ये 3, और ये 4, यानी लंबाई 4 हो गई। अब ये मान लो ऊंचाई है, ये देखो ये एक ऊंचाई हो गई, 2, 3, 4, ऊंचाई भी 4 है। चौड़ाई देखो, चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई भी 4 होगी, 1, 2, 3, 4, यानी 4 लंबाई होगी, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई। यानी आप ये कह सकते हो, तो लंबाई, एक लंबाई कितनी है, 4x है, तो 4 लंबाई कितनी होगी, 4 चौक 16x, ये कितनी होगी, 3 चौक 12x, ये कितनी होगी, 5 चौक 20x। ठीक है। तो ये कुल घनाभ जो है, घनाभ की टोटल लंबाई हो गई। तो टोटल लंबाई हो गई घनाभ की, आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10, 20, 30, सॉरी 20, 20, 40, 40 और 8 कितना होगा, 48x, यानी ये 48x हो गई। और यहाँ पे कितना दे रखा है, ये 48x कितने के बराबर है, 144 के बराबर है, यानी 48x बराबर 144 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144 बटे में 48, से 12 से काटेंगे, 12 चौक 48, ये 12 से कटेगा 12 बार में, फिर 4 से 3 बार में कटेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो हमें ये पता चल गया x की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ से हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल लेंगे। जब 3 रखेंगे, 4x है तो 4 3 12, यानी लंबाई कितनी हो गई, 12, ये कितनी हो जाएगी, 9, 3 3 9 हो जाएगी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 3 5 15, यानी हमें ये पता चल गया जो घनाभ है हमारा, इस घनाभ की जो लंबाई है वो कितनी है, 12, चौड़ाई 9, और ऊंचाई कितनी है, 15। अब बोल रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें पता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस BH यानी चौड़ाई गुणे ऊंचाई, प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। ठीक है। तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किसका, घनाभ का। तो इसमें सारी वैल्यू आप पुटअप कर दोगे, 2, ये ब्रैकेट में LB, L की वैल्यू कितनी है, 12, और B यानी चौड़ाई कितनी है, 9, तो 12 9 108, 12 9 108 हो जाएगा, प्लस BH, B कितना है, 9 है, ऊंचाई H यानी कितनी है, 15, तो 15 9 135। ठीक है। फिर प्लस LH, L कितना है, 12, H कितना है, 15, तो 12 इंटू 15 करोगे तो कितना होगा, 12 5 60, 12 एकम 12 6 18, यानी 180। अब इसको अगर हम जोड़ लें तो ये कितना होगा आपका, ये 8 5 13, ये 9 हो जाएगा, 9 3 12, 12 का 2 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 3 4, यानी 423 अंदर वाला हो गया, इंटू 2, 2 3 6, 2 2 दूना 4, 2 चौक 8, यानी 846 वर्ग सेंटीमीटर आएगा आपका उस घनाभ का कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो 846 दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो यही सही होगा आपका 846 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये थे हमारे 34 क्वेश्चन थे जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अब अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आप किसी और वनडे एग्जाम के जीके या फिर मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।